हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हम मैच मेकिंग के बारे में, जो हम कुंडली मिलाते हैं, हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं। आपके मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आप डिटेल्स डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी और अपने पार्टनर की या प्रोस्पेक्टिव मैच की, और फिर कुंडली मिला लीजिए और उसमें आपको मिलता है एक नंबर। 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं, 36 में से कितने पॉइंट्स मिले आपको। ओ अगर 18 से ज्यादा है तो यू हैव पास्ड, यू कैन गो अहेड फॉर दिस मैच। 18 से कम है तो नहीं, ये मैच अच्छा नहीं है, इसको तो मना कर देते हैं। क्यों भाई, ये एक छोटा सा एक पैमाना, ये बहुत छोटा पैमाना है। दिस इज जस्ट 10% ऑफ मैरिज मैच मेकिंग। अगर आप किसी लंबे चलने वाले रिलेशनशिप में हैं, आप सोचे मैरिज बाद में प्लान करेंगे, तो भी आप कई बार कंपैटिबिलिटी चेक वगैरह करते हैं। तो मैच मेकिंग में ये नंबर निकालना, गुण मिलान, इसको अष्टकूट मैचिंग भी बोलते हैं, ये सिर्फ 10% हिस्सा है मैचिंग का। ये कंप्लीट मैचिंग नहीं है। अगर आप इस तरह की मैचिंग पे बेस्ड अपने डिसीजंस ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत डिसीजंस हैं। और क्या हमें मैच मेकिंग करनी भी चाहिए, इस बारे में मैं आगे बात करती हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। देखिए क्या होता है कि जब हम ये अष्टकूटा मैचिंग करते हैं, यानी कि गुण मिलान करते हैं, तब हम सिर्फ ये कह लीजिए ऊपर ऊपर तरीके से देख रहे हैं। अष्ट मतलब 8 पैरामीटर्स पे, यानी कि 8 एस्पेक्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। 8 एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करके 36 उसका मैक्सिमम पॉइंट्स है, मैक्सिमम नंबर में से कितना आया वो हम देख लेते हैं। लेकिन ये काफी ऊपर ऊपरी तरीके की मैचिंग है। एक तरह से हमने मोटा मोटा मिलान कर लिया। लेकिन एक्चुअल में देखिए, अगर हम मैरिज की बात करें, कोई भी मैरिज परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके 36 में से 36 गुण भी मिल रहे हैं और कई और फैक्टर्स जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो भी आपके बहुत अच्छे हैं मैच मेकिंग में, दोनों हॉरोस्कोप में, तो भी आपकी एक बहुत अच्छी फेरी टेल वाली मैरिड लाइफ होगी। ना पैसे की दिक्कत आएगी, ना लव रिलेशनशिप की दिक्कत आएगी, ना पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत आएगी, ना कल को बच्चों के मामले में कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह प्रॉस एंड कॉन्स हर जगह है। आपकी कुंडली में भी वही 9 ग्रह हैं जो आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में। राहु केतु आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उस पर्सन के पास भी है, शनि मंगल भी सबके पास है। हर एक प्लैनेट कुछ अच्छा भी दे रहा है और कुछ न कुछ टफ या कुछ बुरा भी दे रहा है। तो वो चीजें तो होंगी होंगी। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि आप हर चीज आपने कंट्रोल कर ली। अगर आप हर चीज कंट्रोल कर पाते तो वो ऑलमाइटी किस लिए है। अब हम बात करते हैं कि हम इसके अलावा क्या पॉइंट्स देखते हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज वो हम देखते हैं कि भाई असेंडेंट। असेंडेंट क्या है? असेंडेंट यानी लग्न। लग्न में जो राशि होती है, फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है, मैं हाउस की बात कर रही हूँ। हाउसेस क्या होते हैं कुंडली में, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है उसे बोलते हैं असेंडेंट, यानी असेंडेंट का साइन या लग्न की राशि। वो आपके और आपके पार्टनर की मैच होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से फ्रेंडली होने चाहिए। वो अगर फ्रेंडली हैं तो ऑफकोर्स आप, पहला तो ये चीज हो गई कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक अच्छी रहेगी। दूसरी बात, हर प्लैनेट को हम ये देखते हैं कि मेरा मून, मेरी कुंडली में मून या चंद्रमा, और मेरे हस्बैंड का मून यानी उनकी कुंडली में बैठा चंद्रमा, उनकी मैचिंग करते हैं। मेरा वीनस और उनके वीनस की मैचिंग करते हैं। और मून और वीनस की ही बात क्यों कर रही हूं मैं, हम ज्यादातर मून, मेरा चंद्रमा यानी मेरा मन का कारक, मन कैसा हमारा मिल रहा है ये मैच करना जरूरी है। तो मून की मैचिंग, मेरी कुंडली का मून और मेरे हस्बैंड की कुंडली का मून कितनी दूर है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से वीनस, वीनस प्रेम संबंधों का ग्रह है, लव रिलेशंस का घर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का ग्रह है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीनस, मेरा वीनस और मेरे हस्बैंड का वीनस, यानी कि एक गर्ल और एक बॉय की कुंडली का वीनस कितना आपस में दूर है, कितने हाउसेस दूर है, ये बहुत मैटर करता है। ये सारी चीजें हम मैच करते हैं। इसके अलावा ये भी चीजें देखी जाती है कि भाई इन फ्यूचर आने वाली महादशाएं एक बॉय की और एक गर्ल की कैसी हैं। आप एक लाइफ पार्टनर चुनना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि भाई ओवरऑल इस पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी। आने वाली महादशाएं जैसी होंगी वैसी उनकी हेल्थ रहेगी। टफ प्लैनेट्स जो हैं, यानी कि जो बुरे भाव हो गए, 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस के जो लॉर्ड हैं, इनकी महादशा अगर आती है, लंबी लंबी चलती है, तो से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोस्पेक्टिव जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मांगलिक दोष के बारे में डिस्कस करते हैं। मांगलिक दोष इनफैक्ट सब लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, मांगलिक दोष भी बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता? मांगलिक मतलब मंगल। मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर हिम्मत है, करेज है और अपना पैशन कैरी ऑन करने की भी हिम्मत है। वो आगे तक अपना एम्बिशन के लिए फाइट कर सकता है, अपने लाइफ पार्टनर या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए फाइट कर सकता है। तो मंगल तो अच्छा होना तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हेल्थ एस्पेक्ट में हम मंगल को कई बार ले जाते हैं कि
एक इंसान का मांगलिक दोष या मंगल की प्लेसमेंट कुछ इस तरह की ना हो कि दूसरे को भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आए। अब ये बात सवाल उठ जाता है कि एक की कुंडली के दोषों से दूसरे की लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आएगी। देखिए, प्रॉब्लम दूसरे की लाइफ में नहीं आती, लेकिन हाँ, हम लोग डेस्टिनीज शेयर करते हैं। आप सिर्फ एक हॉस्टल के रूम में भी हैं अगर, तो जो आपका रूममेट है उसके साथ आप डेस्टिनी शेयर कर रहे हैं। अगर उसका बर्थडे होगा, वो केक कटिंग करेगा, तो एक केक का पीस आप भी खाओगे ही खाओगे। और अगर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सैड है या मुसीबत में है और हर वक्त उसने रूम में मायूस शक्ल लेके घूम रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं अपसेट होगे ही होगे। आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो इस तरह से हम डेस्टिनी शेयर करते हैं। मान लीजिए एक गर्ल और एक बॉय है फॉर एग्जाम्पल, और उन दोनों की कुंडली में, किसी कुंडली में वीनस अच्छा है या धन योग अच्छा है, तो जो दूसरा लाइफ पार्टनर है, यानी कि गर्ल की कुंडली में अगर वीनस अच्छा है, तो बॉय को भी उस वीनस से, उस शुक्र से बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चंद्रमा, शुक्र और गुरु संतान का कारक है, तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम चेक ना करें और सिर्फ हम कुंडली में गुण मिलान करके बात कर लें कि अच्छा ये तो ठीक है, हो गया, बस काफी है, तो इतना काफी नहीं है। चंद्रमा का, जैसे मैंने आपको बताया, एक घर से दूसरे घर तक, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉय की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में, ठीक है, और गर्ल की कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में है, तो चंद्रमा कितने हाउसेस दूर हुआ? 4th, 5th, 6th, 7th, 4 हाउसेस दूर हुआ। अब बॉय को गर्ल के लिए, यानी कि हस्बैंड को वाइफ के मन में या उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स या उसकी हैप्पीनेस या उसकी सैडनेस समझने के लिए 4 घर दूर जाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बॉय का चंद्रमा, यानी बॉय की कुंडली में मून 1st हाउस में है और एक फॉर एग्जाम्पल कि गर्ल की कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस में है, तो इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट। 7 हाउसेस दूर उस, यानी कि उस पर्सन को, बॉय को, हस्बैंड को, फ्यूचर हस्बैंड को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी वाइफ के मन की बात समझने में। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो केटर नहीं कर पाएगा अपनी वाइफ के प्रॉब्लम्स को और उनके उसके दुखों को, और सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब यहीं पे हम इस एग्जाम्पल को बॉय एंड गर्ल के बीच में उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए गर्ल की कुंडली में 4th हाउस में मून है और बॉय की कुंडली में 7th हाउस में मून है, तो गर्ल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉय के मन तक पहुंचने में, राइट। तो वाइफ को हस्बैंड के मन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4, 5, 6, 7 4 हाउसेस की दूरी है, वो जल्दी से उसके मन की बात समझ पाएगी। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉय को कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 1st, 2nd, 3rd, 4th। ओ माय गॉड, बॉय को पूरा लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है 7th हाउस से वापस 4th हाउस तक, और गर्ल की मन की बात समझने के लिए। तो बॉय या फिर हस्बैंड हैज टू बी प्रोटेक्टिव फॉर वाइफ रादर देन। अब यहाँ इस केस में जब गर्ल का चंद्रमा 4th हाउस में और बॉय का 7th हाउस में, गर्ल और वाइफ वुड बी एक्टिंग लाइक मदर टू द हस्बैंड। वो उसको माँ की तरह प्रोटेक्ट करेगी और माँ की तरह हर चीज के लिए गाइड करेगी, ये करो, ये मत करो। ये चीजें समझना जरूरी है। आप अगर अपने क्लाइंट को, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अपने क्लाइंट को इस तरह से गाइड करेंगे, या आप मैरिज मेकिंग के लिए, मैच मेकिंग के लिए जा रहे हैं और आप अपने एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा किस तरह की हमारी ट्यूनिंग रहेगी, तो ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आंसर इस तरह से मिले कि हाँ भाई थोड़े बहुत आप लोगों के इश्यूज रहेंगे, तो ये तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट और वेग आंसर हो गया, रादर देन हम ये समझ पाए कि किस लाइफ के एस्पेक्ट में हस्बैंड किस तरह का रिएक्शन देगा, किस लाइफ के एस्पेक्ट में वाइफ किस तरह का रिएक्शन देगी। जब हम इन लॉज की बातें करते हैं, तब हम ये समझे कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जब स्टार्ट होगा, तो इन लॉज के साथ, गर्ल का बॉय के पेरेंट्स के साथ और बॉय का गर्ल के पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा, ये भी चीज हम हर प्लैनेट को गर्ल की कुंडली में और बॉय की कुंडली में सुपर इम्पोज करके अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि अगर मेरी कुंडली में मंगल फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में बैठा है और मेरे लाइफ पार्टनर की कुंडली में मुझे 4th हाउस में मंगल ले जाकर, जिस राशि में मेरा मंगल बैठा है उस राशि में उनकी कुंडली में मंगल ले जाकर देखना होगा कि हाँ, जब हमारी शादी होगी या फिर हमारी मैरिड लाइफ में मेरा बिहेवियर किस तरह से उसकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, और मेरी कुंडली में क्या होगा, यानी मेरी लाइफ में क्या होगा। मैं अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या चलो फ्यूचर पार्टनर की कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनको अपनी कुंडली में बैठा के ये देखूंगी कि मुझे इस पर्सन से क्या मिल रहा है। तो ये चीजें इस तरह से हम गहराइयों में समझें तो हमें ज्यादा अच्छे आंसर्स मिलते हैं, रादर देन जस्ट गुण मिलान करना, वो एक बहुत छोटा एस्पेक्ट है। तो ये सारी बातें देखना बहुत जरूरी है कि हर एक
प्लैनेट दूसरे पार्टनर की लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस लाने वाला है और प्रेम संबंध वाले प्लैनेट एक दूसरे से कितने दूर हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी, चाहे आप शादी करने वाले हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो भी आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपकी शादी होने वाली है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स की शादी होने वाली है, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।